हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 जिसका नाम है कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम की चैनल जो बनाया है मैंने उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पाठ है कंप्यूटर, इकाई 17। सबसे पहले हमको मुख्य बिंदु क्या पढ़ने हैं वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण, ये जानेंगे हम। फिर कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के प्रकार, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य और कंप्यूटर के उपयोग, ये सारी चीजें हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो शब्द है आप देख रहे हैं इस पाठ में वो है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। अब आज के समय में जो कंप्यूटर है जो आप देख रहे हैं, आज के समय में कंप्यूटर का जो आकार है वो बहुत छोटा हो गया है और आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है कि आप अपनी जेब में रख के उसे चल रहे हैं। आपका मोबाइल, आपका मोबाइल क्या है, ये एक तरह का कंप्यूटर ही तो है। आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसमें पढ़ने लिखने वाली चीजें देख सकते हैं, आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर चला सकते हैं, आप उसमें गेम खेल सकते हैं। ये सारे काम आप मोबाइल में ही कर पाते हैं। तो कंप्यूटर का काम क्या है, हम कंप्यूटर का काम अगर देखें तो देखिए कंप्यूटर होता क्या है, हम किस चीज को कंप्यूटर कह सकते हैं। तो एक तरह से हम हर उस चीज को कंप्यूटर कह सकते हैं जो किसी इंसान के कार्य को सरल बनाए। ठीक है, जो किसी इंसान के कार्य को सरल बनाए उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर है ये कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेशन, गणनाएं। तो एक तरह से कहा जाता है कि जो गणना वाली चीजें होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, इसको करने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर कहलाता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेटर क्या हुआ, वो कंप्यूटर हो गया। लेकिन क्या है, पहले के समय में कैलकुलेटर्स, मतलब जो कंप्यूटर का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय कैलकुलेटर्स को ही एक तरह से कंप्यूटर कहा जाता था। पर वो कैलकुलेटर मैकेनिकली चलते थे। मैकेनिकली का मतलब उसमें इंसान जो है वो हर चीज को ऑपरेट करता था। ठीक है, कुछ ना कुछ उसको हिलाएगा डुलाएगा तब। फिर धीरे धीरे समय आया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनने लगे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सब बिजली से चलने वाले, और वही विकसित होते होते आज हमारे सामने मौजूद है कि उस कंप्यूटर से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ तक उसी कंप्यूटर का उपयोग करके हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आज के समय में बहुत ही अहम रोल निभा रहा है हमारे जीवन में। अब कंप्यूटर की बात करें तो आप देखेंगे टेलीविजन, रेडियो, ये सारे किस लिए यूज करते हैं हम, मनोरंजन के साधन है हमारे। ठीक है, कार्टून, समाचार, ये सब इसी पर तो आते हैं। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, जो बिजली से चलता है। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, और कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है। जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट कहाँ दिखाई देता है, वो मॉनिटर पे। साथ साथ एक प्रिंटर भी होता है कंप्यूटर में, उसके साथ एक प्रिंटर भी हम लगा सकते हैं ताकि अगर हमें कोई जरूरी चीज का प्रिंट आउट निकालना है तो हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकें। अब कंप्यूटर की परिकल्पना की बात करें कि आखिर इसका विचार दिमाग में आया कैसे, या इसका जो सोच है ना, किसी ने सोचा कैसे कि कंप्यूटर चीज वाली एक कंप्यूटर जैसी चीज हमें बनानी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर की परिकल्पना जो है ना वो सर्वप्रथम सन 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ठीक, किसको, चार्ल्स बेबेज को ही हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं, या कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखिए चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक तरह से क्या कहते हैं परिकल्पना, यानी अपना विचार दिया कि एक तरह का ऐसा कंप्यूटर हम बना सकते हैं जो गणनाएं कर सकता है बिजली के उपयोग से।
तो इन्होंने अपना काम चालू किया, ठीक है, इन्होंने अपना काम चालू किया और इन्होंने दो मशीनें बनाई, ठीक है, दो तरह की मशीनें बनाई, एक एनालिटिकल इंजन, एक डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस, देखिए पहले इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो था वो जोड़ घटाना कर लेता था। बाद में इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या करता था, वो जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेता था। लेकिन क्या है ना कि 40 साल तक इन्होंने लगभग बहुत प्रयास किया, सरकारी खर्च का उपयोग करके बहुत ही प्रयास किया, बट जो चीज वो चाह रहे थे वो चीज वो नहीं बना पाए। कोशिश किए, जोड़ घटाना गुणा भाग का कार्य करने तक का सारा प्रोग्राम उन्होंने बना लिया, बट मशीन तो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब उसको मैनुअली थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ता था कार्य को पूरा करने के लिए। मैनुअली का मतलब कि उसको हाथों से एडजस्ट करना पड़ता था, उसमें चीजों, उसमें कुछ डिवाइसों को, कुछ मशीनों को, कुछ उपकरणों को हाथ से एडजस्ट करना पड़ता था, तब जाके वो रिजल्ट दे पाता था। तो क्या हुआ कि उस समय तो ये बना नहीं पाए, पर क्या हुआ जब इन्होंने एक बार शुरुआत कर दी तो धीरे धीरे उस पर कार्य होते होते हमें इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है आज के समय हम उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे सामने आ गया। अब एक चीज यहाँ पे आप एक और जान लीजिए कि चार्ल्स बेबेज की एक असिस्टेंट थी, एडा अगस्ता, ठीक है, एडा अगस्ता उनका नाम था। तो उनको इस दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर का दर्जा मिला है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि इस दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, एडा अगस्ता, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग डिवाइस हो गई आपकी, जिसमें एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाया था किसने, हमारे चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था। अब जो कंप्यूटर है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक, देखिए यह क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों के एक सेट, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। अब इसके बाद यह परिणाम देता है, डिस्प्ले करता है रिजल्ट को, और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में मुख्य मेन मेन काम क्या होते हैं, एक तो इसका डेटा एक्सेप्ट करना, यानी कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्वीकार करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, उसे मैनिपुलेट करेगा, और फिर क्या करेगा, उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट हमें देगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ज्यादातर पहले जो गणनाएं होती थी वो सब युक्तियों में यांत्रिक, यानी मैकेनिकल डिवाइसेस होती। यांत्रिक का मतलब जिन्हें ऑपरेट करना पड़े हाथों से, तब जाके हम कुछ रिजल्ट या कैलकुलेशन कर पाए। इसमें अबेकस जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता था। अबेकस क्या होता था, एक प्रकार का ऐसे स्लेट होता था, इसमें तारे ऐसे लगी हुई होती थी, इसी में ऐसे गोलियां बंधी हुई होती थी, इन गोलियों के आधार पे ही सारा कैलकुलेशन होता था, ठीक है, उसे अबेकस कहते थे। इसके बाद बहुत सारे लोग आए, जैसे पास्कल, लॉरेंस, जैकब, एटास्फेरी, ये सब ने बहुत सारी डिवाइसेस बनाई, पर इन सभी डिवाइसेस में मेमोरी नहीं लगा पाई है कि चीजों को हम स्टोर करके उस पर कैलकुलेशन कर पाए। उसके बाद आए चार्ल्स बेबेज, इन्होंने पहले बनाया एनालिटिकल इंजन और फिर बनाया डिफरेंस इंजन। तो इन मशीनों का आविष्कार किया और इन मशीनों में इन्होंने मेमोरी डाली। मेमोरी क्या, देखिए इसमें जो प्रोग्राम होते थे वो पंच कार्ड, देखिए जो एटीएम कार्ड होता है ना, आपने देखा होगा एटीएम कार्ड, तो उससे थोड़ा सा शेप वही होता था बट थोड़ा सा बड़ा होता था, उसको हम पंच कार्ड कहते थे। पंच कार्ड के रूप में हम डेटा को इंसर्ट करते थे इस डिफरेंस इंजन में या एनालिटिकल इंजन में, ठीक है। उसमें जैसे एटीएम कार्ड हम एटीएम मशीन में डालते हैं, कुछ इसी प्रकार से वो डेटा को इंसर्ट करने के लिए, जैसे 2+3 करना है तो पंच कार्ड में पहले 2 लिख के एंट्री करते थे, फिर +3 कर लिख के एंट्री करते थे, डालते थे उस मशीन में एटीएम कार्ड की तरह, तब जाके वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, ठीक है। ये जो डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन थे। अब यहां से तो धीरे धीरे जो है आधुनिक कंप्यूटर का युग शुरू हो चुका था। अब कंप्यूटर के विकास की पीढ़ी अगर कहें तो जनरेशन में बांटा गया है 5 जनरेशन। कंप्यूटर का जो विकास हुआ है उसको 5 जनरेशन में बांटा गया है।
चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। लेकिन अगर कहा जाए तो जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो था इनैक, ENIAC। ठीक है, ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, यहीं से ही इलेक्ट्रॉनिक युग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग है, इसी इनैक कंप्यूटर से ही स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे हम जनरेशन्स की अगर बात करें तो कंप्यूटर विकास, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको 5 जनरेशन में बांटा गया है, जिसमें पहला है 1945 से 1955 तक। इसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आपने देखा होगा जो येलो वाले बल्ब होते थे पहले यूज होते थे, अब तो नहीं यूज होते, बहुत कम लोग यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो उसी को वैक्यूम ट्यूब जो कहते हैं हम, उसका इस्तेमाल होता था प्रथम जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या, 1955 से 64 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को मिला के तब ट्रांजिस्टर बनाया जाता था। ठीक है, इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से 1975, इसमें क्या है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, जिसको शॉर्ट में हम आईसी कहते हैं। ठीक, आईसी चिप आपने सुना होगा कि कभी मोबाइल खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं ना इसका आईसी उड़ गया, तो वही आईसी चिप है ये। ठीक, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के तब आईसी बनाया जाता था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में 1975 से 1989 तक में हम प्रोसेसर का उपयोग करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्या बोलते थे, माइक्रो प्रोसेसर, जिसको आप सीपीयू कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे कहा गया। इसका उपयोग होने लगा कैलकुलेशन जैसी चीजों को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पांचवा जनरेशन जो वर्तमान में चल रहा है 1989 से अब तक का मतलब जो चल रहा है, इस समय में आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल जो आईसी होते थे, उनका, उन चिप्स का उपयोग होने लगा, यानी चिप्स का मतलब उन आईसीस का उपयोग होने लगा। ठीक है, तो ये जनरेशन है, 5 जनरेशन में बांटा गया है कंप्यूटर विकास को। अब कंप्यूटर के प्रकार की बात करें अगर हम, तो कंप्यूटर के प्रकार में आप देखते हैं 3 प्रकार से बांटा गया है इन्हें, और ये एप्लीकेशन के आधार पे बांटा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले कंप्यूटर के प्रकार अगर पूछे जाए तो यहाँ पे 2 प्रकार से, एक तो आकार के आधार पर, एक एप्लीकेशन के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तन के गुण के मापन के आधार पे कार्य करते थे। तो जैसे आप उदाहरण के तौर पे बताएं, तो जैसे आपने मोटरसाइकिल में मीटर देखा है ना, वो स्पीड मीटर, डिजिटल वाला नहीं, जो इसमें सुई लगी होती थी, वो स्पीड मीटर जो होता है वो एक तरह से क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये भौतिक राशियों की किसी सतत परिवर्तित गुण। ठीक है, अब सतत का मतलब जो कॉन्टिन्यूअस परिवर्तन हो रहा हो, मतलब लगातार परिवर्तन हो रहा हो, बट एनालॉग कंप्यूटर कभी भी एग्जैक्ट का मतलब एक्यूरेट का मतलब एकदम सही गणना नहीं बता पाता। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, अब इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो आपके घरों में जो सुई लगी होती है, सुई नहीं मतलब वो घड़ी जो होती है, घड़ी, दीवार घड़ी या हाथ घड़ी, जिसमें सुई चलती है, सेकंड वाली सुई चलती रहती है, घंटे वाली, मिनट वाली, वो सब जो डिवाइस हैं, ये क्या है, ये एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे ही आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल क्या है, ये द्विधारी अंकों पर काम करते हैं, जिसको हम बाइनरी अंक प्रणाली कहते हैं, जिसमें 0 और 1 दो प्रकार के अंकों का ही उपयोग होता है। इस प्रकार की अंक प्रणाली का जो भी उपयोग करते हैं कंप्यूटर, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आज के समय में हमारा मोबाइल हो गया, हमारे लैपटॉप हो गए, हमारा डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर पे। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों को मिला के बनाया जाता है। अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, इनका सबसे ज्यादा मैक्सिमम उपयोग आप देखेंगे ज्यादातर, तो ये जो अस्पताल होते हैं ना, वहां पे होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, टीबी में कोई बीमार होता है तो उसका हार्ट बीट चलता रहता है, बहुत सारी तारें उसको जुड़ी होती हैं, वो सब क्या है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। ठीक है,
अब आते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर को कैसे बांटा गया है। तो आकार के आधार पर पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ये आकार में छोटे होते हैं और कम गति से कार्य करते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर या हमारा लैपटॉप हो गया या हमारा डेस्कटॉप हो गया। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसमें एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और माउस लगा होता है। ठीक। इसके बाद मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और उससे अधिक क्षमता होता है कार्य करने का। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक तेजी से कार्य करते हैं और इनकी संग्रहण क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर का आकार जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर से अधिक उच्च क्षमता का संग्रहण करता है, यानी संग्रहण क्षमता अधिक होती है और बहुत तेजी से कार्य करते हैं। इनका प्रयोग जो है वो बैंकों और बड़ी कंपनियों या सरकारी विभाग में होता है। और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है हमारा सुपर कंप्यूटर आकार के आधार पर। अब आकार के आधार में तो बड़ा होता ही है, साथ साथ ये स्पीड में भी सबसे अधिक तेज होता है। ये कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं आकार में। ये कंप्यूटर तेज गति से एवं अत्यधिक संग्रहण क्षमता रखने वाले कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक सीपीयू लगे होते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर दिए गए अन्य कंप्यूटरों से तेजी से कार्य करते हैं। यानी जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे ज्यादा स्पीड से, सबसे ज्यादा तेजी से गणनाएं करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 1000। ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो परम और अनुपम ये हमारे भारत में बनाए हुए सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। इन दोनों से मिलकर ही कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब एक साथ मिलते हैं तभी जाके कंप्यूटर वर्क करता है। हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, जिन पार्ट्स को हम अपने हाथों से छू सकते हैं व देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आप मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड आदि, ये सब क्या है? ये ऐसे भाग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है इनपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, देखिए ये इनपुट डिवाइस जो है ना ये आपका हार्डवेयर के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है? हर वो डिवाइस या हर वो यंत्र जिसके द्वारा हम निर्देश व डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेज सकें, उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कीबोर्ड से हम बटन दबाएंगे तो जानकारी कहाँ जाएगी? कंप्यूटर के अंदर। माउस से क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर। स्कैनर से स्कैन करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर जानकारी जाएगी। स्क्रीन को टच करेंगे तो हमारे टच करने से जानकारी कहाँ जाती है? वो कंप्यूटर के अंदर। स्क्रीन, टच स्क्रीन हो गया, वेब कैमरा, लाइट पेन, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस में ही आते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? देखिए, हर वो डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर जानकारी को बाहर की तरफ दिखाए, या कह सकते हैं बाहर भेजे, अपने अंदर से जानकारी को बाहर भेजे। तो कंप्यूटर जानकारी को जब बाहर भेजता है तो कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पर दिखाई देता है। या कंप्यूटर जब जानकारी को बाहर भेजेगा तो वो प्रिंटर या स्पीकर के थ्रू बाहर की तरफ भेजता है। स्पीकर के थ्रू भेजेगा तो आपको आवाज सुनाई देगी, प्रिंटर के थ्रू भेजेगा तो आपको पेपर पे प्रिंट आउट दिखाई देगा, और मॉनिटर के थ्रू भेजेगा, मॉनिटर यानी थ्रू का मतलब मॉनिटर के द्वारा भेजेगा तो क्या होगा? आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, वही आप पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे अभी आपके मोबाइल पे ये वीडियो दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? आपका मोबाइल स्क्रीन क्या है? एक तरह का मॉनिटर है जिसपे आप आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गए। अब आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं शॉर्ट में, यानी सीपीयू ये शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है। इसी को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि सारा जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ कार्य करने का जो दायित्व होता है वो सीपीयू के ऊपर होता है। ठीक है। तो किसी मनुष्य से या किसी से भी प्राप्त आंकड़े को जो प्रोसेस करना होता है, वो प्रोसेसिंग करने का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे देखिए, एक कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड का काम क्या है? डेटा को इनपुट करना। जो भी टाइपिंग हमें करनी है वो कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे और वो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा। सामान्यतः इसमें 104 से कुछ ज्यादा बटनें होती हैं। ठीक है, उसके बाद माउस। माउस क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर में आता है। कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? हार्डवेयर है और इनपुट डिवाइस है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करना होता है, तब हम माउस को लेके आते हैं। जैसे देखिए, ये है क्या? ये एक पर्टिकुलर पेंसिल की तरह आपको दिख रहा है। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये क्या है? एक तरह का माउस है। तो हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर लिखना है या क्लिक करना है तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये माउस का आइकन होता है। अब माउस भी दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल होता है, एक ऑप्टिकल होता है। ठीक है, तो पहले मैकेनिकल आता था जिसमें माउस के नीचे एक बॉल लगी होती थी रबड़ की, उसके हिसाब से चलता था। बट अब तो माउस के नीचे रेड कलर की लाइट जलती है, जिसको हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। इसकी सहायता से हम ड्राइंग बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम माउस के द्वारा हम आसानी से कर पाते हैं। अब आते हैं स्पीकर। ये भी हार्डवेयर डिवाइस है। इसके थ्रू हम गाना सुन सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर देखने का मतलब पिक्चर में जो आवाजें आती हैं वो स्पीकर के थ्रू हम सुन सकते हैं। इसके बाद मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें, जानकारी, समाचार सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये सब स्क्रीन पर हमें दिखाने का कार्य कौन करता है? मॉनिटर करता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सीआरटी होता है, एक टीएफटी होता है। बहुत सारे प्रकार के मॉनिटर इस समय अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे उस पे। अभी के लिए आप जान लीजिए, दो प्रकार के आपको मॉनिटर दिखाई दे रहे हैं, तो एक सीआरटी हो गया, एक टीएफटी हो गया। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने ये सारी चीज देखी, हार्डवेयर देख रहे थे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है, इसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब बहुत सारे निर्देशों का एक सेट। बहुत सारे निर्देशों को जब एक साथ मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोग्राम कहलाता है। और जब बहुत सारे प्रोग्रामों को मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामों को हम जब मिलाते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सॉफ्टवेयर को हम जब अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, तब हम जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमने डाला है, हम उस सॉफ्टवेयर से उस प्रकार का कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, मोबाइल में हमने पबजी डाला, तो पबजी डालते हैं तो पबजी स्पेशली किस लिए बना है? गेम खेलने के लिए। ठीक है, गोली चलाने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, गाली देने के लिए होता है ना, लोग खेलते हैं, गाली भी देते हैं उसमें। ठीक है, तो पबजी क्या है? तो अब ऐसा तो है नहीं, पबजी गेम का सॉफ्टवेयर है और आप उसे क्या कर रहे हैं? आप उससे टाइपिंग करवा रहे हैं, तो पबजी के थ्रू टाइपिंग तो होगा नहीं, उससे तो आप गेम ही खेल पाओगे। तो सॉफ्टवेयर का मतलब वही है कि जिस चीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो वही काम करेगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य। तो पर्सनल कंप्यूटर के भाग की बात करें तो तीन भागों में बांटा गया है: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो मेज के ऊपर, ऐसे मेज होता है ना, मेज के ऊपर एक कंप्यूटर रखा हो, उसी को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, लैपटॉप। लैपटॉप सेम डेस्कटॉप के ही इतना पावरफुल होता है, जो काम डेस्कटॉप कंप्यूटर कर सकता है वो सारा काम आपका लैपटॉप कर सकता है। बस इसमें खासियत क्या होती है कि इसको आप अपने साथ कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका वजन जो होता है ये कम होता है। 2 किलो, 2.5 किलो या इससे कम का ही वजन होता है लैपटॉप का। ठीक, इसको लैपटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसे अपने लैप पर रखकर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लैपटॉप कहते हैं। बाकी जितना पावर एक डेस्कटॉप में होता है उतना पावर का ही लैपटॉप भी आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप क्या होता है? पाम मतलब हथेली। हथेली में, हथेली के ऊपर जो कंप्यूटर आ जाए उसी को हम पाम टॉप कहते हैं। अब देखिए, हथेली के ऊपर आपका मोबाइल ही आ जाता है, तो आप अपने हाथ से मोबाइल पकड़ लेते हैं और उसमें सारा काम कर लेते हैं, तो मोबाइल भी हमारा एक तरह का पाम टॉप ही है। ठीक है, चलिए, इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य कार्य तो देखते हैं। इनका प्रयोग इंटरनेट
के उपयोग के लिए किया जा सकता है, शब्द एवं गणनाओं का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, बच्चे गेम खेलने में इसका प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी गणना का कार्य भी पर्सनल कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, सॉफ्टवेयर निर्माण करने का कार्य भी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, तथा सेल्स एंड प्रोडक्शन कंट्रोल का डेटा भी हम पर्सनल कंप्यूटर के में देख सकते हैं या उसके द्वारा मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं मेमोरी। देखिए कंप्यूटर में मेमोरी होगी तभी कंप्यूटर काम करेगा। जैसे हम इंसान ना हम इंसानों के अंदर दिमाग में हमारे मेमोरी है जिसको माइंड कहते हैं, तो वो मेमोरी है तभी हम चीजों को याद रख पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, तो वैसे ही मेमोरी होती है कंप्यूटर में भी। अब ये दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो यहाँ पे पहली होती है रैम। देखिए अब अस्थाई के दो प्रकार की होती है ना, एक अस्थाई होती है एक अस्थाई। तो अब अस्थाई मेमोरी की अगर बात करें हम, देखिए ठीक है तो रैम, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो भी सूचना संचित होती है, या हम एक तरह से कह सकते हैं जो भी सूचना हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है, ठीक है, जो भी सूचनाएं हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, वो सारी सूचनाएं रैम में संचित होती हैं और संचित होने के बाद ही स्क्रीन पर हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये सूचना रैम के अंदर तब तक रहती हैं जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो सारी सूचना विलुप्त हो जाएगी यानी मिट जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की मेमोरी को हम रैम मेमोरी कहते हैं। इसके बाद इसी को हम अस्थाई कहते हैं, ठीक है, इसी को अस्थाई कहते हैं क्योंकि ये इसमें जब तक पावर सप्लाई ऑन होगी तभी तक मेमोरी में डेटा रहेगा, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाएगी डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरा रोम, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी क्या है, यह एक अस्थाई मेमोरी है, यानी एक तरह से परमानेंट मेमोरी कहते हैं। इसमें पावर सप्लाई अगर चली भी जाती है यानी लाइट चली भी जाए तब भी इस मेमोरी में जो डेटा रखा हुआ है, जो चीजें सेव की हुई हैं, वो लुप्त नहीं होती यानी उसमें रखी रहेंगी, ठीक है। तो इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का उपयोग। अब कंप्यूटर का उपयोग क्या है, देखिए कंप्यूटर का उपयोग बहुत जगह पे होता है। जैसे इसका उपयोग हम म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि चीजों को देखने चलाने में करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे मुख्यतः तीन विभाग में बांटा गया है इसे। बांटा क्या गया है, आप यही जान लीजिए कि हर एक जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है। और वैज्ञानिकी उपयोग भी कंप्यूटर का होता है। वाणिज्य और व्यापार में भी यानी बिजनेस में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा में देखिए, आप शिक्षा का में आप यही देख रहे हैं, मैंने वीडियो को अपने घर पे बनाया। अब इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो क्या हुआ, आप मोबाइल क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है, मैंने अपने लैपटॉप में इसे बनाया है। तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में भी होता है। आप देख ही रहे हैं, आप खुद ही पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से ही, ठीक है। कंप्यूटर या मोबाइल, ठीक है, वो दोनों एक ही चीज है। आज का मोबाइल भी एक कंप्यूटर से कम नहीं होता। तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये भी हम जान गए। अब कंप्यूटर के अन्य कार्य की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर से फोटो बनाते हैं, फोटोग्राफी हो गया, फोटोकॉपी करना, फोटो निकालना, बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े उद्योगों में इसका उपयोग होता है। रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक हो जाता है, इसके थ्रू हम हवाई जहाज का टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंप्यूटर के और इंटरनेट का दोनों अगर हैं आपके पास, तो आप अमेरिका में बहुत सारी चीजें देख, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की न्यूज प्राप्त कर सकते हैं, इंग्लैंड की न्यूज, रसिया की न्यूज, ये सारी चीजें देख सकते हैं आप। सऊदी अरब का बुर्ज खलीफा यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं। ये सब क्या है, ये कंप्यूटर के द्वारा ही हो पाता है। अब कंप्यूटर में क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगी होती है, ठीक है, और जो केवल मशीनी भाषा ही समझ सकती है। तो इस भाषा में केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। मैंने ऊपर बताया अभी ना कि 0 और 1 वाली जो भाषाएं होती हैं, जो अब बाइनरी नंबर होते हैं, वही प्रयोग होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। तो जो डिजिटल कंप्यूटर हम उपयोग कर रहे हैं उसमें 0 1 का ही प्रयोग होता है। इसे हम बाइनरी प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी कुछ लिखा होगा, कोई भी कैरेक्टर लिखा हो, कोई भी अंक लिखा हो, वो सब क्या होगा, कोई भी अक्षर हो, कोई भी चिन्ह हो, जो भी हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 और 1 के द्वारा
किसी रूप में अंकित कर दिया जाएगा और वही कंप्यूटर समझता है। ठीक है, बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को हम बिट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर 0011 लिखा है तो उसमें हर एक, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसको बिट कहेंगे। ठीक, ये बिट है, ये बिट है, ये बिट है, हर एक डिजिट क्या है, बिट है। तो इसमें कुछ यूनिट होती है, इकाइयां होती हैं, वो हम देख लेते हैं। 4 बिट का समूह, देखिए अब यहाँ पे 4 बिट है ना, 4 बिट के समूह को हम क्या कहेंगे, 4 बिट के समूह को हम क्या कहेंगे, निबल कहते हैं। 8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो ये इकाइयां हैं, महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कार्य क्षेत्र में भी हो रहा है। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, उसमें मेमोरी डाला। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक मशीन की शुरुआत हुई। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनायक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करने का तथा उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसके द्वारा आप बिना कीबोर्ड के प्रयोग किए कंप्यूटर का नियंत्रण कर सकते हैं। इसका प्रयोग स्केच, डायग्राम आदि ड्रा करने के लिए तथा निर्देश देने के लिए किया जाता है। मेमोरी किसी भी डेटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पहला रैम, दूसरा रोम। ठीक है, तो यहां से पाठ आपका समाप्त हो गया। अब यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि पाठ पढ़ने के बाद आप आसानी से इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इस पाठ को पढ़ा मेरे साथ, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। ये सारा अभ्यास प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो का मतलब क्या हुआ, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके जो वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साइंस वाली। उसके बाद जब साइंस वाली वर्कबुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम किस पे आएंगे, फिर हम आएंगे मैथ्स सब्जेक्ट पे। ठीक है, गणित भी हम हल करेंगे एक साथ, एक लाइन से। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।